Okay, let's start. The first question on the screen. निम्नलिखित पारिस्थितिक तंत्रों पर विचार करना आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा एल्बिडो किसका है। देखिए एल्बिडो क्या होता है। एल्बिडो वास्तव में एल्बिडो किसी भी वस्तु की वह उत्सर्जन क्षमता जो अपने ऊपर गिरने वाली प्रकाश को वापस लौटा देता है। सिंपल शब्दों में कहे तो जितनी भी सौर प्रकाश आती है उसको कितना वो वापस रिफ्लेक्ट कर देता है। दैट इज कॉल्ड एल्बिडो। क्या एल्बिडो टुंड्रा, टैगा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय सदाबहारी वन जो होते हैं उसके बारे में आपको सोचना है। तो जो वस्तु जितना सफ़ेद होगा वो उतना ज़्यादा एल्बिडो अर्थात रिफ्लेक्ट करेगा। तो टुंड्रा तो सबसे ज़्यादा करेगा, यानी नंबर 1 पे टुंड्रा यानी 4। उसके बाद टैगा 1 3, उसके बाद फिर पर्णपाती वन इसलिए 2 और फाइनली उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन चूँकि हरा हरा होता है तो अधिकांश प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, इसलिए राइट आंसर होगा 4 3 2 1। तो 4 3 2 1 सी इज द राइट आंसर। ओके, एल्बिडो का घटता क्रम जो होगा पहले टुंड्रा होगा सबसे ज़्यादा, फिर टैगा, फिर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन और फिर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु परिसंचरण के बारे में आपको बताना है। देखिए इससे पहले मैं आपको बताता हूँ वायु परिसंचरण। दिस इज आवर अर्थ, सपोज दिस इज विषुवत रेखा। तो ये विषुवत रेखा के उत्तर दक्षिण में एक बेल्ट है जहाँ से हवाएं, ठीक है, यहाँ से हवाएं आके मिलती है, इधर से भी हवा आके मिलती है, तो यहाँ पर हवा ऊपर उठता है और ये क्षेत्र जो होता है बहुत ही, तो ये क्षेत्र कहलाता है हेडली सेल। इससे एक सेल बनता है, इसको बोलते हैं हेडली सेल। ओके, तो 0 से लगभग 23 डिग्री के आसपास ऊपर दक्षिण उत्तर दक्षिण, और यहाँ से 23 से 45 के बीच एक सेल बनता है, इधर उत्तर दक्षिण दोनों तरफ। इस सेल को बोलते हैं फेरल सेल। फेरल सेल। और जो 65 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के आसपास वो जो सेल होता है उसको बोलते हैं ध्रुवीय सेल। तो पहला बना आपको हेडली सेल, फिर जाके फेरल सेल और फिर जाके पोलर सेल। तो याद रखने का, सबसे पहले हेडली सेल बनेगा, फिर फेरल सेल और फिर पोलर सेल। तो ये पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो फेरल सेल तो गलत है, क्योंकि फेरल सेल तो मध्य अक्षांश में बनता है और हेडली सेल वो उष्णकटिबंध में बनता है। तो ये हेडली सेल जहाँ पर भाव टेम्परेचर होगा तो इसको उष्णकटिबंध कर सकते हैं आप, उष्णकटिबंध। और ये फेरल जो होता है वो मध्य अक्षांश में है, और पोलर वाला तो ठंडा ध्रुवीय प्रदेश में बनता है, इसलिए इसका स्टेटमेंट केवल 3 सही है। तो केवल 3 यानी सी सही है। ओनली 3 इज द राइट आंसर। उष्णकटिबंधीय ऐसी कोशिका को हेडली सेल कहते हैं। मध्य अक्षांशों में ध्रुवों से आने वाली ठंडी वायु और उपोष्ण कटिबंधीय गर्म जलवायु का संचलन होता है। सतह पर इन हवाओं को पछुआ हवाएं कहते हैं और इससे निर्मित सेल को फेरल सेल कहते हैं। जबकि ध्रुवीय अक्षांशों पर ठंडी ध्रुवों के आसपास हवाएं आकर उतरती है और ध्रुवीय पूर्वी हवाओं के रूप में मध्य अक्षांशों की ओर बहती है। इस कोशिका को ध्रुवीय कोशिका कहा जाता है। और ये तीनों कोशिकाएं जो होती है वो वायुमंडल के जो संचालन है उसके पैटर्न को निर्धारित करती है। ऊष्मा का स्थानांतरण निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश तक ऊर्जा के सामान्य परिसंचरण को बनाए रखने में मदद करता है। और ये जो सेल का जो निर्माण होता है ना वो वास्तव में सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन से बदलता रहता है, लेकिन गहरा नहीं बदलता है, पूरा नहीं बदलता है, थोड़ा मोड़ा शिफ्टेशन जरूर होता है। ये वास्तव में एक तरह से प्रेशर बेल्ट के जैसा ही है। नेक्स्ट है तापमान के अक्षांश प्रभाव पर विचार करना आपको।
तो समताप रेखा सामान्य रूप से अक्षांश के पैरेलल होती है। इज इट राइट? क्या समताप रेखाएं अक्षांश के समानांतर होती है? यह अक्षांश है और समताप रेखा इसके पैरेलल होती है। दूसरा, समताप रेखाओं की प्रवृत्ति में विचलन उत्तरी गोलार्ध में जुलाई में ज़्यादा होता है। क्या ये सही है? क्या ये जुलाई ही महीना है? और उत्तरी अटलांटिक जो महासागर है, जैसे सपोज दिस इज अफ्रीका, ओके, तो ये जो अटलांटिक महासागर जो ऐसा आकार का है, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में यहाँ पर गर्म धाराएं, जिसमें गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ अटलांटिक जो ड्रिफ्ट होता है, ये ठीक है, की उपस्थिति के कारण समताप रेखाएं उत्तर की ओर विचलित होती है। क्या ये सही है? क्योंकि गर्म हवाएं जा रही है, गर्म पानी, तो वहाँ का जो आसपास का वातावरण गर्म हो जाएगा। तो क्या गर्मी के बढ़ने से जो समताप रेखाएं होती है वो उत्तर की ओर शिफ्ट होती है या दक्षिण की तरफ शिफ्ट होती है? सोचिए, बहुत ही जटिल प्रश्न है। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है कि समताप रेखाएं जो होती है वो अक्षांश के समांतर होती है। लेकिन दोनों स्टेटमेंट पर विचार कीजिए कि समताप रेखाओं की जो प्रवृत्ति होती है उसमें जो विचलन होता है वो उत्तरी गोलार्ध में, अगर उत्तरी गोलार्ध में, चूंकि उत्तरी गोलार्ध में लैंड ज़्यादा है, भूमि ज़्यादा है, तो जुलाई में नहीं बल्कि दिसंबर के महीने में, ठीक है, क्योंकि ठंडा बढ़ता है। जब जैसे जैसे ठंडाई मतलब तापमान में जैसे जैसे गिरावट होगी ना, तो समताप रेखाएं जो होगी ना वो वास्तव में उत्तर की तरफ शिफ्ट कर जाएगी। जबकि गल्फ स्ट्रीम और जो नॉर्थ अटलांटिक करंट है, जिसको उत्तरी अटलांटिक जो प्रभाव बोलते हैं, उसके कारण क्या होता है, वहाँ का जो यूरोप का जो आसपास का जो क्षेत्र होता है वो पूरा तरह से गर्म हो जाता है, ना कि ठंडा होता है। तो इससे क्या होता है, जो समताप रेखाएं होती है वो दक्षिण की तरफ आ जाती है। इसलिए तीसरा और दूसरा दोनों गलत, तो केवल और केवल ए सही है। देखिए, सामान्य तौर पर समताप रेखाएं या तापमान पर जो अक्षांश का जो प्रभाव होता है उसको आप देखने के लिए समताप रेखाओं का अध्ययन कीजिए। समताप रेखाएं आमतौर पर अक्षांश के पैरेलल होती हैं और इसमें जो विचलन होता है वो ताप के आधार पे होता है। तो ताप के आधार पर जो समताप रेखाओं में जो विचलन आती है, ठीक है, जिसका मैंने जिक्र किया, तो देखिए उत्तरी गोलार्ध में, ध्यान रहे, नॉर्थ पोल में जुलाई के तुलना में जनवरी में या दिसंबर में वो अधिक स्पष्ट होता है, ताप का विचलन ज़्यादा अधिक स्पष्ट दिखेगा। तो जुलाई नहीं बल्कि जनवरी में होगा। उत्तरी गोलार्ध में चूंकि भूमि ज़्यादा है दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में, जानते ही हैं आप, इसलिए क्या होता है, स्थलखंड और महासागरीय धाराओं के प्रभाव को अच्छी तरह से आप अवलोकित कर सकते हैं। जनवरी में तापमान जो होता है बहुत गिर जाता है उत्तरी गोलार्ध में, जिससे क्या होता है, समताप रेखाएं जो होती है वो गिर जाने के कारण वो अपने आप जो होगा वो दक्षिण की तरफ विचलित हो जाएगी, महाद्वीप के दक्षिण में विचलित हो जाती है। उत्तरी अटलांटिक महासागर में इसको और भी स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, जैसे कि आपको बताया कि नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, जैसे गल्फ स्ट्रीम है या उत्तरी अटलांटिक प्रवाह है, इसके कारण महासागर की गर्म हवाएं होती है, तो समताप रेखाएं जो होती है वो उत्तर की ओर शिफ्ट होती है। माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए कि मैंने आपको दक्षिण की ओर बता दिया। तो ये, लेकिन ये ध्यान रहे, ये कब होता है, ये गर्म हवाएं जब उत्तरी अटलांटिक महासागर में, जब वो सर्द ऋतु में, आई मीन दिसंबर के महीने में, लेकिन भूमि के ऊपर तापमान तेजी से घटता है। परिणाम स्वरूप यूरोप में समताप रेखाएं जो होती है वो दक्षिण की तरफ भी शिफ्ट हो जाती है। तो तापमान में जब कमी आएगा तो वो दक्षिण की तरफ शिफ्ट होगा और तापमान में जब वृद्धि होगा तो वो उत्तर की तरफ शिफ्ट होगा। अरावली पर्वत श्रृंखलाओं के संबंध में आपको विचार करना है। अरावली पर्वत श्रृंखलाओं के संबंध में कौन सा कथन सही है? ध्यान रहे, सही पूछा गया है। सही, दुनिया की सबसे पुरानी वलित पर्वत, ठीक है, वलन से बना है अरावली पर्वत, सबसे, भारत का, दुनिया का तो है ही, लेकिन भारत का सबसे पुराना पर्वत है। क्या सही है? दूसरा, ये इसका विस्तार जो है वो उत्तर पश्चिम, देखिए इसका विस्तार जो है क्या वो
उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व है, इस तरह है क्या? अरावली इस तरह फैली है, इस तरह से। और दूसरा है लूनी, बनास और सावी नदियाँ अरावली पर्वत से ही निकलती है। कौन सा स्टेटमेंट सही है, सोचिए। तीनों पर विचार करना आपको। तो पहला स्टेटमेंट तो आपको पता होगा, बहुत ही सिंपल है। दुनिया का सबसे बलित पर्वत जो है, दुनिया के सबसे बलित पुराने बलित पर्वतों में से एक है अरावली पर्वत, और भारत का सबसे पुराना पर्वत यह है। ये बात तो सही है, लेकिन इसका विस्तार जो है वो दक्षिण उत्तर पश्चिम नहीं, इसका विस्तार वास्तव में देखा जाए तो ऐसे नहीं है, ऐसे है, इस तरह से फैला हुआ है। ठीक है, तो इसका विस्तार आप समझ सकते हैं, गलत दिया हुआ है। और लूनी और बनास और पर ये सब सही है, तो इसका सही जवाब है 1 और 3। चलिए इसके बारे में और जानते हैं। देखिए, इसका विस्तार जो है वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ है, ना कि, ठीक है, उत्तर पश्चिम। तो इसका सही जवाब आपको पकड़ा गया कि गलती कहाँ था, उत्तर पूर्व था, ना कि उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम। ठीक है, उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम में फैला हुआ है, दिल्ली से लेके गुजरात के पालनपुर के बीच। दुनिया के सबसे पुराने वलित पर्वतों में से एक, और भारत का सबसे पुराना पर्वत है ये। भारत का सबसे पुराना पर्वत, अगर कोई पूछा जाए तो वलित पर्वत में है ये, क्योंकि हिमालय तो नतुन पर्वत है, नया पर्वत है, और ये वलित है। देखिए अरावली के बारे में, इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि इसकी जो कुछ बातें, जैसे कि इसमें जो प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, जैसे यमुना का कुछ सहायक नदियाँ हैं, जैसे बनास है, सावी है, ये यमुना की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, और ये वास्तव में अरावली से ही निकलती है, इसलिए। और लूनी जो है वो कच्छ के रण में घुस जाती है। ठीक है, तो बिल्कुल सही था। आगे बढ़ते हैं, ये आप यहाँ देख सकते हैं, इसको बड़ा करके दिखा देता हूँ। अरावली, दिस इज अरावली। ये रहा आपका अरावली। देखिए इसका विस्तार ऐसे है, तो इसका ये कौन सा डायरेक्शन है, इसको पता कीजिए कौन सा डायरेक्शन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है महासागरीय धाराओं के संबंध में, तो छोटा कर देता हूँ। ठीक है, महासागरीय धाराओं के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। महासागरीय धाराएं समुद्र और जल, महासागरीय धाराएं जैसे ये नदी है या समुंदर है, तो महासागरीय धाराएं इसमें बह रहा है, ऊपर ऊपर बह रहा है, तेजी से बह रहा है। ठीक है, तो एक निश्चित डायरेक्शन में बह रहा है और एक निश्चित मात्रा के साथ बह रहा है। तो महासागरीय धाराएं धीमी गति से नहीं बल्कि तेज गति से गमन करती है, तो पहला तो खत्म, इसलिए एक काट दीजिए, एक काट दीजिए, एक काट दीजिए, इसका तो बहुत हल्का हो गया। 2 और 3 सही जवाब है। महासागरीय धाराएं जो होती है वो महासागर के विन्यास से प्रभावित होती है। जी हाँ, ऑफकोर्स। और दूसरा है महासागरीय धाराएं पृथ्वी के ताप को बैलेंस करती है चारों तरफ से, चूँकि हवा जो कि गर्म को बता देते हैं। जैसे ये ग्लोब है, तो ये विषुवत रेखा है, तो यहाँ से जितने भी करंट महासागरीय धाराएं उत्तर की तरफ जाएगी तो ये गर्म धाराएं कहलाएगी, और उत्तर से जो दक्षिण की तरफ आएगी वो ठंडी जल धाराएं कहलाएगी। ठीक है, इससे क्या होता है, वो पृथ्वी का जो टेम्परेचर होता है वो मेंटेन रहता है। तो इसका सही जवाब समझ चुके हैं आप, आगे बढ़ते हैं। देखिए महासागरीय धाराएं एक निश्चित दिशा में, निश्चित मात्रा में, भारी मात्रा में जल का एक निरंतर प्रवाह होता है, और ये तेज गति से होता है। एक तरह से कहे तो जल में बहने वाली एक स्ट्रीम है, बहुत एक नदी है, जल में बहने वाली, मतलब समुद्र में बहने वाली एक नदी मान लीजिए, उसी को महासागरीय धाराएं। और जल को एक स्थान से दूसरे स्थान शिफ्ट करती है, ले जाती है, और इसको प्रभावित करने वाले कारक जैसे कि इसमें जो जल की गति होती है, दूसरा इसमें गुरुत्वाकर्षण होता है, कोरियोलिस फोर्स होता है, सौर ऊर्जा का जो मात्रा होता है वो भी इसके, और इसके अलावा लवणता भी है जो समुद्री धाराओं को यानी महासागरीय धाराओं को प्रभावित करता है। तो ओवरऑल सफिशिएंट नॉलेज आपको दे दिया गया इस वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और बने रहिए इस चैनल में और लगातार देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।